हेलो, मैं नितिन द बेसिक लेवल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। मैं आपको ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस करा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक क्लास ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा शीत युद्ध क्या है। ठीक है दोस्तों, महाशक्तियों के बीच जो तनाव की स्थिति थी उसे हमने शीत युद्ध कहा। महाशक्तियों के बीच में जो तनाव की स्थिति थी उसे हमने क्या कहा? शीत युद्ध कहा। अब मैं आपको बता दूं, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ? दुनिया ना मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों में बट गई थी। किस में बट गई थी दुनिया? मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में बट गई थी। जो मित्र राष्ट्र की जो अगुवाई कर रहा था, मतलब जो उसका हेड थे, उनमें कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जबकि जो ध्रुवीय राष्ट्र थे इसमें शामिल कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, ये एक साथ थे। इनके बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। इसमें जितने भी सारे जो देश थे ना, वो सारे ताकतवर देश शामिल थे। ये युद्ध यूरोप के बाहर के इलाकों में भी फैला, जैसे दक्षिणी पूर्व एशियाई, चीन, बर्मा, भारत के पूर्व उत्तर हिस्से तक ये युद्ध क्या हुआ? फैला। दोस्तों, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 18 चला था। पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था। मतलब पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो इतना खतरनाक हुआ था कि उसने विश्व को क्या कर दिया था? दहला दिया था, यानी हिला दिया था। लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध था वो इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। लेकिन जो दूसरा विश्व युद्ध था वो इससे भी ज़्यादा क्या था? भयानक था। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। क्या हुआ? जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद ही क्या हुआ? शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। तो अमेरिका ने क्या किया? जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था 1945 में, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए और जापान ने अपने घुटने टेक दिए कि भाई मैं तो हार गया, अब मैं और लड़ नहीं सकता। और क्या हुआ? बम गिराने के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया, मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक, जो परमाणु बम गिराने जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए तो आलोचकों का कहना था, आलोचक कौन होते हैं? जो उसका विरोध करते हैं वो, उन्होंने कहा कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला ही था, अमेरिका को बम गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अमेरिका ने सोवियत संघ को अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ठीक है, और अमेरिका थे, जो अमेरिका के समर्थक थे, अमेरिका के समर्थक कह रहे थे युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए और जनहानि को रोकने के लिए जो परमाणु बम था वो गिराना ज़रूरी था। किसका कहना था ये? जो अमेरिका के समर्थक के, जो अमेरिका के साथ थे, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका था उसने परमाणु बम इसलिए गिराए ताकि जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त हो जाए और क्या जनहानि को हम रोक सकें, जो लोगों की जान जा रही है उसे हम क्या कर सकेंगे? रोक सकें। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका राजनीतिक फ़ायदा किसे भी हुआ हो, इसका परिणाम कुछ भी हुआ हो, लेकिन विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। जर्मनी और जापान तो हार चुके थे और जो यूरोप था वो विध्वंस की मार झेल रहा था। मतलब जो यूरोप के बाकी देश थे, ये जर्मनी और जापान तो हार ही चुके थे और बाकी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था, पूरे तहस नहस हो चुके थे, उनकी अर्थव्यवस्था का नाश हो चुका था। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। वे 2 महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी दोस्तों? वे 2 महाशक्तियाँ हमारी थी अमेरिका और सोवियत संघ। ये 2 महाशक्तियाँ सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरी। ये दोनों देश थे, यानी जो दोनों संघ थे, इनके पास इतनी संख्या में हथियार थे कि ये क्या हुआ? इनके पास इतनी संख्या में हथियार थे कि विश्व की किसी भी घटना को क्या कर सकते थे? प्रभावित कर सकते थे, मतलब किसी से भी लड़ सकते थे। ठीक है, तो क्या हुआ? अमेरिका क्या चाहता था?
अमेरिका चाहता था कि मैं महाशक्ति बनूं और सोवियत संघ चाहता था कि मैं महाशक्ति बनूं। ये एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना ही क्या हुआ दोस्तों, शीत युद्ध का कारण बना। मतलब दोनों ही क्या हुआ, महाशक्ति बनने की होड़ में लड़ रहे थे, तो यही क्या हुआ, शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है, परमाणु बम था। परमाणु बम की जो दोस्तों जो परमाणु बम से होने वाला विध्वंस होता है ना, इसकी मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। मतलब कोई भी राष्ट्र परमाणु युद्ध से लड़ा गया युद्ध नहीं झेल सकता। एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी, अब देखो दोस्तों क्या हुआ, अब मान लो दो महाशक्तियां हैं, दो महाशक्तियों के पास बराबर मात्रा में हथियार हैं, तो क्या वो युद्ध लड़ेंगे? नहीं, वो युद्ध नहीं लड़ते। क्योंकि एक मान लो कि आपके पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी हैं, उनके पास भी 2 लठ हैं, इनके पास भी 2 लठ हैं, वो लड़ेंगे? क्यों लड़ेंगे? क्योंकि दोनों के पास हथियार क्या है, बराबर है। उन्हें पता है कि हम लड़ भी जाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि जीता कौन है और हारा कौन है। तो क्या हुआ, जो दोनों महाशक्तियाँ थी, कौन सी, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके पास जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वे एक दूसरों को आसानी से क्षति पहुंचा सके, तो दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। आ गई बात समझ में? जब दोनों महाशक्तियां हैं, उनके पास इतने हथियार हैं, इतने परमाणु हथियार हैं कि वे दोनों देश एक दूसरे को इतनी हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, युद्ध की जो संभावना होती है ना, कम हो जाती है। युद्ध नहीं होता उनके बीच में, तनाव तो रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास बराबर मात्रा में हथियार हैं, तो हम लड़ भी जाएंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हाँ, परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है, ये तय कर पाना भी असंभव होगा। अब बताइए आप ही, जब परमाणु युद्ध इतना खतरनाक होता है कि मान लो दोनों महाशक्ति लड़ भी जाएं, तो उनमें हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि युद्ध जीता कौन है और युद्ध हारा कौन है। दोस्तों आज इसमें देखो आप, एक नया शब्द आ रहा है, अवरोध। क्या आ रहा है दोस्तों? अवरोध का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब 2 महाशक्तियाँ थीं, उनके पास अधिक मात्रा में क्या थे, हथियार थे, तो वो एक दूसरे से क्या करते थे, युद्ध नहीं लड़ सकते थे। क्यों? उनके पास बराबर मात्रा में हथियार थे। ठीक है, इसे ही हमने अवरोध के रूप में जाना। मतलब जो युद्ध को रोक सके और उसे संतुलन कर सके, यानी युद्ध होने से जो उसे बचा सके और रोक सके, उसे हमने अवरोध के रूप में जाना। चलो मैं इसे आपको और समझाता हूँ डिटेल में। देखो क्या हुआ, दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर मतलब आपस में नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। कोई भी मतलब दोनों के पास इतनी क्षमता ताकत होती है कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता, कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रणनीतिक युद्ध के रूप नहीं ले सका। इनका कहने का मतलब है, शीत युद्ध हम जानते हैं तनाव तनीव होती है, इनके बीच तनाव रहा, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन उसने कभी भी युद्ध का रूप नहीं लिया। युद्ध का रूप क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार थे, वो समान मात्रा में थे, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। इसे हमें अवरोध के रूप में जानते हैं। अवरोध का मतलब क्या होता है? अवरोध का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि युद्ध को रोकने में और उसे संतुलन बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब मैं बात करता हूँ शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। क्या हुआ, 2 महाशक्तियाँ थीं, उनके अपने अपने गुट थे। कौन कौन से? एक मित्र राष्ट्र थे, एक ध्रुवीय राष्ट्र। उनके अपने अपने गुट थे और अपने उनके 2 देशों के समूह थे। ठीक है, तो उसका मतलब इसमें क्या कहा गया कि उन देशों को जिम्मेदारियां दी गई थी कि आपको आपस में नहीं लड़ना। अगर आप एक पर भी आक्रमण होता है तो हम सारे जो देश हम पर आक्रमण करेगा उन पर आक्रमण करेंगे। 2 गुट थे, बढ़ गए थे। अगर एक गुट पर भी कोई आक्रमण करता है तो उस गुट के सारे देश जिसने उस पर आक्रमण किया है उस पर आक्रमण करते थे।
ठीक है ना। तो इन देशों ने क्या किया, जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे जो इनके हेड थे, जैसे कि दो गुट थे हमारे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों ने ये तय किया कि जो हमारे देश हैं, जो हमारे साथ मिले हुए देश हैं, वो आपस में नहीं लड़ेंगे। हमारे बीच तनाव तो होगा लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जो महाशक्तियाँ थी वो तीसरे विश्व युद्ध से घबरा रही थी, कहीं हमारे बीच में तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको अब न्यू टॉपिक पढ़ाता हूँ, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो ध्रुवीय का मतलब होता है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दुनिया का दो भागों में बट जाना। जब दुनिया दो भागों में बट गई थी, उसे तो हमें दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना। कैसे कैसे बट गई थी दोस्तों? देखो, दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थीं। दुनिया के दो गुट के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। क्या हुआ दोस्तों, जब विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया दो भागों में बट गई, तो जो छोटे छोटे देश थे ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करा, उन्होंने महाशक्तियों के साथ मिल गए, क्योंकि जो छोटे छोटे देश थे उनकी भी किसी न किसी से दुश्मनी थी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अब जो दो गुट, जब दुनिया थी दो गुट में बट गई थी, तो उन्हें क्या करा, जो विश्व के छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ क्या हुए थे, मिल गए थे। इतनी बात क्लियर हुई? क्या हुआ दोस्तों, जब दुनिया दो ध्रुवीय विश्व, जब दुनिया दो भागों में बट गई तो क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ जुड़ गए। अब भाई जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ गए? क्योंकि जो महाशक्तियाँ थी ना, वो क्या करती थी, उन्हें निजी सहायता देती थी। मतलब उन्हें क्या करती थी, उन्हें निजी सहायता देती थी। निजी मतलब पैसे वगैरह देते थे, और उन्हें क्या देती थी, पैसे देते थे, और उनकी सुरक्षा का वादा भी मिलता था, हथियार और आर्थिक मदद मिलती थी। आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ जाया करते थे, क्यों मिल गए थे? क्योंकि उन्हें सुरक्षा का वादा मिलता था उनके दुश्मन देशों से, और जो हथियार उन्हें दिए जाते थे और आर्थिक मदद उन्हें दी जाती थी। किन्हें? छोटे देशों को। और कौन देता था? ये महाशक्तियाँ देती थी। तो इससे क्या हुआ, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। जो यूरोप था, यूरोप में सबसे पहले विभाजन हुआ। क्या हुआ, जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया, यानी कि वो अमेरिका के खेमे में मिल गए, जबकि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत खेमे, यानी जो सोवियत संघ था उसके साथ मिल गए। कब? जब दुनिया दो भागों में बट रही थी। तो इसी प्रकार पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए। पश्चिमी गठबंधन में कौन था दोस्तों? अमेरिका, जिसमें पश्चिमी यूरोप शामिल हो चुका था। और पूर्वी गठबंधन में कौन था दोस्तों? पूर्वी गठबंधन कौन था? सोवियत संघ, जिसमें पूर्वी यूरोप शामिल हो चुका था। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हाँ, पश्चिमी गठबंधन की मैं बात करता हूँ। पश्चिमी गठबंधन ने क्या करा, 1949 में पश्चिमी गठबंधन था, कौन था इसका हेड? अमेरिका था। और इसमें कौन से देश शामिल हो गए थे, कौन से महाद्वीप के? पश्चिमी यूरोप था ना, जो पश्चिमी यूरोप इसमें शामिल हो गया था। किस में शामिल हो गया था? पश्चिमी गठबंधन में। 1949 में क्या हुआ, उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो की स्थापना हुई। इससे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन कि नाटो की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1949 में हुई। इसमें 12 देश शामिल थे। ठीक है, ये एक सैनिक संगठन था। ये क्या था? नाटो एक सैनिक संगठन था। इसमें जो अमेरिका के साथ जितने देश मिल गए थे ना, उनकी सबकी सेनाएं इसमें थी। किसमें थी? नाटो में थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। और जो नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे शॉर्ट में नाटो कहा गया। आ गई बात समझ में? नहीं आई? आ गई, आपको समझ में हो गई। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। ये संगठन इसलिए बनाया गया था
कि जैसे मान लो अमेरिका के साथ जो देश थे उन पर अगर किसी पे भी आक्रमण होता है तो सारे देश, अमेरिका में शामिल सारे देश अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे और जिस देश ने उन पर आक्रमण करा है वो उन सब पे क्या करेंगे, हमला बोलेंगे। इसका ये मतलब था। ठीक है, तो इसी प्रकार फिर सोवियत संघ था भाई। जब अमेरिका ने क्या करा, नाटो की स्थापना करी, तो फिर क्या हुआ, पूर्वी गठबंधन जिसमें कौन था, सोवियत संघ, और इसमें कौन शामिल हुआ था, पूर्वी यूरोप। इसने क्या करा, वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, इसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। और इसने क्या किया, इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की और इसका स्थापना 1955 में हुई। जिस तरह दोस्तों नाटो था ना एक सैनिक संगठन, उसी प्रकार एक वार्सा था, वार्सा संधि, ये भी एक प्रकार का सैनिक संगठन था जो कि क्या करता था, नाटो के देशों से लड़ता था। इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में। और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। जो वार्सा था ना दोस्तों, वार्सा ये किसका सैनिक संगठन था, यूरोप का, और नाटो किसका था, अमेरिका का, और वार्सा किसका था, सोवियत संघ का, और नाटो अमेरिका था। ये एक गुट क्या करते थे, सैनिक संगठन एक दूसरे से भिड़ते थे, एक दूसरे से क्या करते थे, ये लड़ते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ, जो महाशक्तियाँ थीं, महाशक्तियों ने क्या किया, अपना अपना दबदबा दिखाया। वो क्या करती थी महाशक्तियाँ ना, पूर्वी यूरोप था, जो पूर्वी यूरोप था उस पर तो दबदबा था ना, वो सोवियत संघ का दबदबा चलता था। तो सोवियत संघ ने उसे क्या करा, आंख दिखाई कि भाई तू हमारे गुट में शामिल हो जा, अगर तू हमारे गुट में शामिल नहीं हुआ तो हम तुझ पर आक्रमण कर देंगे। ठीक है, तो जो सोवियत संघ था इसने क्या किया, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभाव का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इसके लिए फिर अमेरिका ने भी क्या किया, अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया और अमेरिका ने 2 गठबंधन बनाए। कौन कौन से गठबंधन, एक बनाया दोस्तों इसने अमेरिका ने दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन जिसे सीटो कहा गया, और दूसरा गठबंधन क्या बनाया दोस्तों अमेरिका ने, केंद्रीय संधि संगठन जिसे सेंटो कहा गया। ठीक है, इसके जवाब में भी सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ और चीन ने क्या किया, जो इस क्षेत्र के देश थे जहाँ जहाँ अमेरिका ने क्या बनाया था, अपना एक गठबंधन बनाया था सीटो और सेंटो, उसमें जो देश थे ना उससे चीन और सोवियत संघ ने क्या किया, जैसे कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। किसने, सोवियत संघ ने। ठीक है, इसने क्या किया, यूरोप जो पूर्वी यूरोप था उसे दबदबा किसने दिखाया, सोवियत संघ ने दिखाया और अपने कब्जे में ले लिया कि भाई तू मेरे साथ लड़ेगा, यानी कि तू मेरी टीम में रहेगा। ठीक, तो फिर इसी जवाब में अमेरिका ने 2 संगठन बनाए। कौन कौन से 2 गठबंधन बनाए, कौन से, एक सीटो और एक सेंटो बनाया। तो भाई अब सोवियत संघ को लगा भाई अमेरिका ने तो 2 गठबंधन बना लिए, एक सीटो एक सेंटो। फिर सोवियत संघ ने क्या किया, जो इसके आसपास के देश थे जिनसे अमेरिका की दुश्मनी थी, जैसे उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक के साथ अपने संबंध को मजबूत किया। ठीक है ना, तो शीत युद्ध के कारण क्या हुआ दोस्तों, शीत युद्ध के कारण दुनिया 2 खेमों में बट गई। दुनिया क्या हुआ दोस्तों, 2 खेमों में बटती हुई दिख रही थी। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुटों के बीच बट जाने का खतरा पैदा हो गया। ठीक है, क्या हुआ फिर, ऐसे में क्या हुआ, कुछ देश थे जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई। क्या हुआ दोस्तों, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उसी समय ना ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से कई देश आज़ाद हुए थे, जैसे कि भारत भी उस समय आज़ाद हुआ था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 1945 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, भारत 47 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, लेकिन उस समय भी दोनों जो गुट थे उनके बीच में तनाव तनी थी। तो कम से कम फ्रांस और ब्रिटेन के जो चंगुल से काफ़ी नए स्वतंत्र देश निकले, मुक्त हुए। तो उन देशों को ये लगा, जो नव स्वतंत्र देश थे, भाई हम तो अभी आज़ाद हुए हैं, हमारे पास शक्ति भी नहीं है ना पैसे दाम है, हम विश्व युद्ध में कैसे भाग लें। तो क्या हुआ,
इन्होंने क्या किया, जो नव स्वतंत्र देश थे इन्होंने कहा भाई हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, हम दूसरे विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक गुटनिरपेक्ष गठबंधन बनाया। इन्होंने क्या किया, एक गुटनिरपेक्ष गठबंधन बनाया। तो इसमें कौन से देश शामिल हुए, केवल नव स्वतंत्र देश शामिल हुए। तो हाँ, तो इसे ही क्या हुआ दोस्तों, दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया गया। तो क्या हुआ, महाशक्तियों ने कहा जो देश अभी अभी आज़ाद हुए हैं वो हमारे साथ मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, नहीं तो उनके पास एक तीसरा ऑप्शन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। ये एक गुट में रहेंगे। तो क्या हुआ, भारत समेत जो कई देश थे उन्होंने क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पक्ष लिया और वे गुट निरपेक्ष में शामिल हो गए। इतनी बात क्लियर हुई। इसे ही हम दोस्तों गुट निरपेक्ष जानते हैं। हाँ, अब मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि गुट निरपेक्ष क्या था। गुट निरपेक्ष सिंपल से ये था कि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो कुछ देश थे जो ब्रिटेन और फ्रांस के संगुल से मुक्त हुए थे, वो नहीं चाहते थे कि हम युद्ध में भाग लें। तो उन्हें महाशक्तियों ने मौका दिया कि तुम एक गुट निरपेक्ष में रहो, मतलब एक गुट में रहो तुम, ठीक है, तुम्हें किसी के साथ युद्ध में भाग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारत समेत जो भी देश आज़ाद हुआ था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन उन्होंने चलाया, ऊपर एक गुट में रहे। और उन्होंने क्या किया, जो दो महाशक्तियाँ थीं उनके बीच में युद्ध होने से रोका, ये इन्होंने काम किया। और बाकी दोस्तों मैं आपको जो हमारी जो क्लास होगी, अब मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। आज की क्लास का मैं अंत करता हूँ, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों।